अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल फॉर ब्लॉक नंबर 4। इसमें सबसे पहले ग्लूकोज एस्टिमेशन के 3 प्रैक्टिकल हैं जिसमें हम ग्लूकोज के लेवल्स को एस्टिमेट करते हैं। इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड, ग्लूकोमीटर और डिपस्टिक मेथड। ठीक है, जो पहले 2 मेथड्स हैं ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड और ग्लूकोमीटर मेथड, उसके जरिए से हम ग्लूकोज को एस्टिमेट करते हैं इन ब्लड, जबकि जो डिपस्टिक वाला मेथड है उसमें हम यूरिन ग्लूकोज लेवल्स को मेजर करते हैं। ठीक है, नॉर्मली यूरिन में ग्लूकोज नहीं होती, बट इन सर्टन कंडीशंस यूरिन में ग्लूकोज आने लग जाती है, उसमें हम वो वाली पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर वो मेजर करते हैं। ठीक है, तो आज अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं दैट इज ग्लूकोज एस्टिमेशन बाय गॉड मेथड और ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ग्लूकोज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है दैट इट इज़ अ मोनोसेक्राइड, इट इज़ अ सिंपल शुगर, और हमारे लिए ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एनर्जी सोर्स है दैट इज़ द ग्लूकोज। ठीक है, हम एनर्जी जो मेजर ऑब्टेन करते हैं वो ग्लूकोज में होती है। इट प्लेज वेरी वाइटल रोल्स इन आवर बॉडी एंड मेंटेनिंग इन आवर ओवरऑल हेल्थ। ठीक है, इसके ब्लड में लेवल्स को चेक करना, उन्हें मेंटेन करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिक हेल्थ। क्यों? क्योंकि अगर सर्टन ग्लूकोज के लेवल सर्टन लेवल से ऊपर चले जाएं तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिसके कॉम्प्लिकेशंस डिफरेंट हो सकती हैं और वो सीवियर एबनॉर्मेलिटीज कॉज कर सकता है। जबकि अगर इसके लेवल्स नॉर्मल लेवल से कम हो जाएं तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। ठीक है, अभी हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि किन किन कंडीशंस में ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल से और किन किन कंडीशंस में कम हो जाता है। ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल के साथ आपसे वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि हम इसको मैयर कैसे करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रैक्टिकल को जब आपने परफॉर्म करना है, या क्योंकि यूएचएस में परफॉर्मेंस करवाते ही नहीं है, बहुत कम चीज़ों की है। ठीक है, तो आपको प्रोसीजर अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, और आपको वही चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है जो आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखी हुई हैं। हो सकता है पूरा प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करने के लिए ना कहा गया हो। ठीक है, तो आपने वही चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे पहले हमने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल ये है कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड में हम ग्लूकोज ऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम यूज़ करते हैं। दैट्स वाई इसको हम ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड कहते हैं। और जो कोई भी प्रोसीजर जिसमें एंजाइम यूज़ होता है उसको हम एंजाइमेटिक ऐसे मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हम एंजाइम यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस प्रोसीजर में भी हम एंजाइम यूज़ कर रहे होते हैं। अब वो जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम है वो करता क्या है, वो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवा देता है, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करवाता है। ग्लूकोज क्या है? एक एल्डिहाइड है। ठीक है, जब एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीडेशन होती है, अगर आपको एफएससी के थोड़ा बहुत याद हो, तो जब किसी भी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो वो एल्डिहाइड या कीटोन, तो वो चेंज हो जाता है एसिड के अंदर। तो ग्लूकोज की जब ऑक्सीडेशन हुई है तो वो यहाँ पर यू कैन सी कि वो चेंज हो गया है इनटू ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना है। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, इसको हम एक क्रोमोजेनिक यानी कलर जनरेट करने वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जो कि इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड और उस क्रोमोजेनिक यानी कलर जनरेट करने वाले प्रोडक्ट का जब रिएक्शन होता है ना, तो जो प्रोडक्ट बनता है ना वो कलरफुल कंपाउंड होता है। ठीक है, और फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उस कलर का हम कैसे, उस कलर से हम क्या फ़ायदा होता है और हम उस कलर का करते क्या हैं। ठीक है, तो हम इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो कि बना है इस रिएक्शन में, हमने ये पर्टिकुलर एंजाइम क्यों यूज़ किया? क्योंकि इस एंजाइम के रिएक्शन के प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा था। हम कोई ऐसा एंजाइम यूज़ करेंगे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब हम उसको एक कलर्ड जनरेटिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसका कलर होगा। ठीक है, और हम अभी जितने भी मेथड्स करेंगे, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वाले हैं, ये माइक्रो लैब वाले हैं, जिनमें हम एब्जॉर्बेंस में ये करके डिफरेंट कंपाउंड्स की हम उनकी कंसनट्रेशन का पता करते हैं इन सर्टन सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हमने इसको रिएक्ट करवाया फिनोल 4 अमाइनोफिनाजोन के साथ। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्सीडेज। ठीक है, जब ये रिएक्शन हुआ एक कंपाउंड बना दैट इज क्विनोनिमिन, और साथ में बना वाटर। ये जो क्विनोनिमिन बना है दिस इज अ कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, तो रेड कलर होता है इसका। जब ये कलर बना तो ये कलर जितना ज़्यादा बनेगा इट मीन्स उतनी ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट थी। ठीक है, उतना ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना, उतना ज़्यादा रिएक्शन हुआ, और उतना ज़्यादा क्विनोनिमिन बना, उतना ज़्यादा कलर प्रोड्यूस हुआ, एंड वाइस वर्सा। कम के केस में ऑपोजिट होगा। ठीक है, सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड। अब जब हम प्रोसीजर करने लगे हैं, अब हम पढ़ते हैं कि प्रोसीजर कैसे होता है, और फिर मैं रिएजेंट्स की तरफ आती हूँ। प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, हम 3 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं। ठीक है, उन 3 टेस्ट ट्यूब्स पर हम लेबल लगा देते हैं। एक टेस्ट ट्यूब को हम सैंपल कहते हैं, एक टेस्ट ट्यूब को स्टैंडर्ड कहते हैं, और एक टेस्ट ट्यूब को ब्लैक कहते हैं। क्यों कहते हैं? स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर चूंकि हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन डालते हैं, दैट्स वाई हम उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। ब्लैक के अंदर हम वाटर ब्लैंक डाल रहे होते हैं। ठीक है, वाटर डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, इस वजह से हम उसको वाटर ब्लैंक कहते हैं। और सैंपल के अंदर हम जो जिस ब्लड सैंपल का ग्लूकोज लेवल्स मैयर करने होते हैं वो डालते हैं, दैट्स वाई हम उसको सैंपल लेबल करते हैं। ये तीनों टेस्ट ट्यूब्स आपने ले ली। अब आपने उन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, ठीक है, अब आपने उन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर क्या करना है, आपने रिएजेंट डालना है। सबसे पहले रिएजेंट डालना है। वो रिएजेंट क्या होगा? वो रिएजेंट
आपके उस रिएजेंट के अंदर ये जो हमने अभी प्रिंसिपल पढ़ा है ना, हमें इसमें ऑक्सीजन भी चाहिए, ग्लूकोज ऑक्सीडेज भी चाहिए। अब ये आसमान से तो नहीं आ जाएगा उन टेस्ट ट्यूब्स में, आपको डालना पड़ेगा तो रिएक्शन प्रोसीड होगा ना उस ब्लड सैंपल के साथ। तो हम ये सारी चीज़ें रिएजेंट में ऐड करते हैं, ठीक है। तो रिएजेंट के अंदर हमारे पास सारी वो कंडीशंस होती हैं, वो सबस्ट्रेट्स होते हैं जो इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि रिएजेंट्स में क्या क्या होता है, ठीक है। और रिएजेंट्स के अंदर जो कंसंट्रेशन है कंपाउंड्स की वो वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू सर्टेन कंपनीज, जैसे डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट किट्स होती हैं रिएजेंट्स की। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन द किट बाय लैब किट, के किट में ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको याद हो जाती हैं तो इट्स ओके, नहीं भी होती तो भी इट्स ओके। तो सबसे पहले है ट्रिस pH 7.4। whenever we are going to catalyze a reaction outside the body which is naturally occurring inside the body, ठीक है। तो अब ग्लूकोज है ना, हमने उसका रिएक्शन करवाना है, तो हम जो है वो इस एंजाइम की प्रेजेंस में हम एक pH सूटेबल देंगे जो कि इस एंजाइम के लिए फेवरेबल होगी। उसके लिए हम एक बफर डालते हैं, ठीक है, उसको हम ट्रिस बफर कह रहे हैं जिसकी pH 7.4 है। फिर हम फिनोल डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम डाल रहे हैं ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ये भी हमें चाहिए था पर ऑक्सीडेज ये भी हमने अभी ऊपर रिएक्शन में पढ़ा है। 4-अमीनोफेनाजोन, ये हमने इधर पढ़ा है, फिनोल 4-अमीनोफेनाजोन। ये कंपाउंड्स हमने डालेंगे, ठीक है, ये रिएक्शन के नतीजे में बन नहीं रहे हैं, ये हम डालेंगे तो ही रिएक्शन प्रोसीड होगा। और ग्लूकोज का स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक है, ग्लूकोज एक्वस प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब ये ग्लूकोज स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम क्यों डालते हैं, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है जिसके अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी है, लाइक अगर 50 ग्राम्स पर ml है, पर 100 ml है या पर 10 ml है, तो हमें पता है कि इसके अंदर ग्लूकोज की इतनी कंसंट्रेशन है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका फर्दर पर्पस भी एक्सप्लेन करूंगी, बट इसकी कंसंट्रेशन हमें नोन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब ये कंसंट्रेशन हमें पता है, हम इसको कंपेयर करके जो अननोन सैंपल है उसकी ग्लूकोज कंसंट्रेशन को मैयर करते हैं। सो स्पेसिमेन हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली किसी पेशेंट का सीरम, प्लाज्मा और फ्री ऑफ हिमोलिसिस, यानी उसमें हिमोलिसिस नहीं होनी चाहिए, सीरम हो, प्लाज्मा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज तो प्लाज्मा में ही होगी ना। उसके बाद है मैनुअल ऐसे सेटिंग्स। अब जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है या माइक्रो लैब है उसके अंदर सेटिंग्स आपने क्या सेट करनी है, वेवलेंथ 505 नैनोमीटर होनी चाहिए, यू हैव टू लर्न दिस। क्यूबिट, यानी क्यूबिट की ना एक स्पेसिफिक एंगल होता है उसका, जब आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रखते हैं उसका 1 सेंटीमीटर लाइट पाथ होना चाहिए, ठीक है। अब तो नॉर्मली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स पर प्रैक्टिकल नहीं होते, माइक्रो लैब्स पर होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको जो है वो क्यूबिट अंदर रखने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें बस आपने सैंपल उसको सिप करवाना होता है मशीन को। और टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, रूम टेम्परेचर। प्रोसीजर क्या है, अब आपने टेस्ट ट्यूब्स ली, तीनों उनको लेबल कर दिया, सैंपल, टेस्ट एंड ब्लैंक। अब आपने उन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में 1 ml रिएजेंट का डाल देना है। रिएजेंट क्या, ये जो आपको रिएजेंट किट के अंदर ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके अंदर होंगे, बना मिलेगा, आपने 1 ml उसका उन सारी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाल देना है, ठीक है। जब आप ये डाल लेंगे उसके माइक्रो पेपर से आपने डालना है, ठीक है, और उसकी कंसनट्रेशन एग्जैक्टली 1 ml होनी चाहिए या 1000 माइक्रोलीटर। उसके बाद आपने क्या करना है, जो स्टैंडर्ड वाली, सॉरी ब्लैंक वाली सबसे पहले कर लेते हैं। ब्लैंक वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने 10 माइक्रोलीटर डिस्टिल्ड वाटर डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो स्टैंडर्ड वाली है उसके अंदर 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड ग्लूकोज सोल्यूशन, ये जो हमने इधर पढ़ा है ना स्टैंडर्ड ग्लूकोज सोल्यूशन, ये वाला ये डालना है। और सैंपल वाली के अंदर 10 माइक्रोलीटर ये वाला सैंपल का प्लाज्मा डालना है, या सीरम है या जो भी है आपके पास, वो आपने स्टैंडर्ड सैंपल वाली के अंदर डाल देना है, ठीक है। जब आपने तीनों चीज़ें डाल दी, आपने उसको थोड़ा सा स्टिर करना है, देन आपने उसको इनक्यूबेट करना है, ठीक है। मिक्स सोल्यूशन इन ट्यूब्स एंड इनक्यूबेट फॉर 30 मिनट्स एंड 15 to 25 डिग्री सेल्सियस। टाइमिंग्स इधर लिखी हुई, इंक्यूबेटर मशीन होती है, आप टेस्ट ट्यूब को उसके अंदर रख देते हैं, टाइमिंग और टेम्परेचर सेट कर देते हैं, और फिर उस टेम्परेचर के बाद उसको निकाल लेते हैं। ये टाइम क्या होता है, रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, दैट्स दिस टाइम, ठीक है। ये टेबल बना हुआ है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, दैट्स वाई मैंने आपको वर्बली बता दिया है कि 1 ml आपने सबसे पहले रिएजेंट डाला तीनों टेस्ट ट्यूब्स में, स्टैंडर्ड वाली में 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड सोल्यूशन डाला, स्पेसिमेन वाली में 10 माइक्रोलीटर सैंपल डाला, और जो ब्लैक वाली होगी उसमें आपने 10 माइक्रोलीटर डिस्टिल्ड वाटर डालना है, ठीक है। देन वी हैव मैयर। अच्छा, अब आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑन किया, जब आपने सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया, इंक्यूबेट कर लिया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ऑन करना है, उससे आपने मैयर वाली ऑप्शन पर जाना है। मैयर वाली ऑप्शन में आपने जो आपका ग्लूकोज का प्रैक्टिकल है तो आपने ग्लूकोज बाय गॉड मेथड पे जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने जब आपने उस पर चले गए, क्लिक कर दिया, उसके बाद आपके पास वो सबसे पहले कहेगा कि मैयर वाटर ब्लैंक, ठीक है। तो सबसे पहले हम वाटर ब्लैंक उसको सिप करवाएंगे। वाटर ब्लैंक क्यों, सबसे पहले ये 0 सेट करने के लिए होता है कि आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा वाटर ब्लैंक देते हैं, जिसके ज़रिए से आपको पता चलता है, क्योंकि उसमें से 100% जो लाइट है वो पास होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो तो वाटर ब्लैंक है, उसमें तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। रिएक्शन होगा सैंपल वाले में,
उसके बाद आपके पास, और स्टैंडर्ड वाले में भी रिएक्शन होगा। स्टैंडर्ड वाला, उसके बाद वो मशीन आपको कैलिब्रेट करके स्टैंडर्ड वाला कहेगी, आपने स्टैंडर्ड वाला कैलिब्रेशन या स्टैंडर्ड वाला आपने उसको स्किप करवाना है। जब आप वो वाला स्किप करवा लेंगे तो फिर आपको उसके अंदर ग्लूकोज कंसनट्रेशन नोन है, ठीक है, आपको पता है उसके अंदर ग्लूकोज कंसनट्रेशन, वो आपको उसकी एब्जॉर्बेंस देगी। आपने उसकी एब्जॉर्बेंस को नोट कर लेना है, स्टैंडर्ड की एब्जॉर्बेंस को। अब आपके पास स्टैंडर्ड का ग्लूकोज मेजरमेंट भी है, ग्लूकोज की क्वांटिटी की, और उसकी एब्जॉर्बेंस भी है, ठीक है। देन आपने उसको वो सैम्पल सोल्यूशन देना है। जब वो सैम्पल सोल्यूशन भी सिप कर लेगी मशीन, तो वो आपको सैम्पल सोल्यूशन की एब्जॉर्बेंस दे देगी। ये एब्जॉर्बेंस होती क्या है एक्चुअली, जब हम सोल्यूशन सिप करवाते हैं कोई भी, तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, ये माइक्रो लैब होता है, ये उस सोल्यूशन में से लाइट पास करता है, ठीक है। और अगर उसमें कोई कलर्ड कंपाउंड हो ना, तो वो लाइट जो है उस कलर्ड कंपाउंड उतना, जितना उसका कलर होता है, ऑब्वियसली यू नो के कलर के बिहाइंड एक पूरी फिजिक्स है कि जो वाइट कलर है उसके अंदर से सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, ब्लैक कलर है तो सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, जो इन बिटवीन कलर्स हैं उसमें कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो अब रेडिश कलर बना है इधर, तो उसमें कुछ लाइट एब्जॉर्ब हुई है, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई है, या ठीक है। तो हम उस एब्जॉर्ब लाइट की एब्जॉर्बेंस में ये करते हैं कि कितनी उसने एब्जॉर्ब किया। और वो कैसे करते हैं कि जितनी हमने लाइट की बीम फॉल की है, लेट सपोज 100 की है, ठीक है, और उसमें से जब रिफ्लेक्ट होके जो वापस आई है वो 20 है, ठीक है। तो अब 100 में से 20 माइनस करें तो मशीन को पता चल जाएगा कि 80 उसने एब्जॉर्ब किए हैं पार्टिकल्स लाइट के। सो दैट्स हाउ एब्जॉर्बेंस इज बीइंग मेजर्ड। वो एब्जॉर्बेंस आ जाएगी आपके पास। अब आपके पास तीन चीज़ें हैं। अब आपके पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन की कंसनट्रेशन है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन की एब्जॉर्बेंस है, सैंपल की एब्जॉर्बेंस है। सैंपल की कंसनट्रेशन हमारा फाइंड करना हमारा मकसद था। सैंपल के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन, वो आपके पास फॉर्मूला है, ग्लूकोज कंसनट्रेशन इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है। जो आपके पास लास्ट स्टेप पर टेस्ट सोल्यूशन की, सैंपल सोल्यूशन की जो एब्जॉर्बेंस आई है वो आपने इधर पुट करनी है। स्टैंडर्ड की जो एब्जॉर्बेंस जो सेकंड नंबर पर हमने किया था उसकी यहाँ लिखनी है, अपने कंसनट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड लिखना है, और आपने इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेना है। देन आपके पास ग्लूकोज की कंसनट्रेशन आ जाएगी इन द सैंपल, ठीक है। सो दैट्स हाउ ग्लूकोज कंसनट्रेशन इज बीइंग मेजर्ड। नॉर्मल रेंज क्या होती है, 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फास्टिंग स्टेट में। जब भी आपने पेशेंट का ग्लूकोज लेवल्स मेजर करने हैं तो आपने उससे ज़रूर पूछना है पहले कि आपने खाना कितनी देर पहले खाया था, तो आपको पता चलेगा कि वो फास्टिंग स्टेट है, पोस्ट प्रेंडियल स्टेट है, ठीक है। कि अगर उसने अभी अभी खाना खाया तो वो पोस्ट प्रेंडियल स्टेट होगी। अगर उसने 8 से 12 घंटे पहले खाना खाया था तो वो फास्टिंग स्टेट होगी। और इन बिटवीन है 8 विदिन 8 आवर्स है, 2 to 3 आवर्स हुए, 4 आवर्स हुए, तो वो रेंडम होगी, रेंडम ग्लूकोज होगी, ठीक है। और हर एक के लेवल्स डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर बताया कि 70 to 100 मिलीग्राम इज नॉर्मल फॉर फास्टिंग एंड लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पोस्ट पेरेंडियल, यानी आफ्टर 2 आवर्स ऑफ हैविंग अ मील। उसके बाद यहाँ भी मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं, ठीक है। रैंडम ग्लूकोज लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए फॉर नॉन डायबिटिक नॉर्मल पर्सन, और अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डीएल है तो वो डायबिटिक होगा। रैंडम की बात करें, फास्टिंग में 70 to 99 इज नॉर्मल, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है। 100 to 125 प्री डायबिटिक है, और ग्रेटर देन 126 इज डायबिटिक फॉर फास्टिंग, ठीक है। और ये हमारे पास आई थिंक इसको छोड़ दें, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। और पोस्ट प्रेंडियल में यहाँ पर लिखा हुआ है 140 से कम होनी चाहिए आफ्टर 2 आवर्स ऑफ हैविंग मील। सो दैट्स अबाउट द प्रैक्टिकल। उसके बाद अब आपके पास कुछ कंडीशन हैं जिसमें ग्लूकोज मोर देन नॉर्मल हो जाता है, और कुछ कंडीशन है जिसमें लेस देन नॉर्मल हो जाता है। उनको देख लेते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया किस कंडीशंस में होता है। डायबिटीज़ में होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ में होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है उन्हें कॉर्टिसोल लाइक इफेक्ट होता है, तो कॉर्टिसोल एक हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है, तो उसकी वजह से भी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। सेकेंडरी टू अदर मेडिकल कंडीशंस, कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे एक्रोमेगैली है, कुशिंग सिंड्रोम है, जिसमें एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं, जिनमें कॉर्टिसोल भी ज़्यादा हो जाता है, तो कॉर्टिसोल के मैंने बताया हाइपरग्लाइसीमिक इफेक्ट्स होते हैं। मेडिकेशन इंड्यूस्ड हो सकता है, कुछ मेडिसिन हैं जो हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करती हैं क्योंकि वो ग्लूकोज लेवल्स को ब्लड में ऑल्टर कर देती हैं, जिसमें एंटीसाइकोटिक्स हैं, डायरेटिक्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं। स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया, स्ट्रेस फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है ड्यू टू एनी इलनेस और सर्जरी, या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। सो ये आपने लर्न करनी है, इसमें से एटलीस्ट 4 to 5 आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में सवियर इलनेस की वजह से हो सकता है, हेपेटाइटिस और सिरोसिस की वजह से हो सकता है, जिसमें लिवर की जो एबिलिटी है टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स वो ख़राब हो जाती है और वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। एडिसनल डिजीज है जिसमें कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो मैंने बताया कि कॉर्टिसोल हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है, तो जब वो कम हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इंसुलिनोमा है, इंसुलिन सिक्रेटिंग ट्यूमर है, तो इंसुलिन हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कम कर रहा होता है, तो जब इंसुलिन का ट्यूमर है तो एक्सेसिव इंसुलिन सिक्रीट होगी, और वो इंसुलिन इतना ज़्यादा ग्लूकोज लेवल्स कम कर देगी कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल कैसे करती है, अल्कोहल हमारे पास जब अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो अल्कोहलिक क्रोनिक अल्कोहलिक पीपल होते हैं, तो उनके अंदर जो अल्कोहल मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर एन प्रोड्यूस होता है। जब एन प्रोड्यूस होता है तो वो एन इनहिबिट कर देता है क्रेब्स साइकिल को,
और हमारे पास ग्लूकोज जनरेटिंग साइकिल्स को, ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह वाले पाथवेज को, ठीक है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया होता है। उसके अलावा माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन, ऑब्वियसली आप ग्लूकोज का इंटेक ही कम रखेंगे तो भी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। रीनल डिसफंक्शन है कि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज यूरिन में सिक्रीट होने लग गई है, ठीक है, ड्यू टू रीनल एबनॉर्मैलिटी, तो फिर भी हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम हो जाएंगे। और पिट्यूटरी इंसफिशेंसी क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन है, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, और इनकी कंसनट्रेशन भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को ऑल्टर कर देती हैं अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। So that's about hyperglycemia and hypoglycemia. That's all about glucose oxidation method through which we can estimate glucose concentration in blood. I hope कि आपको समझ आ गई होगी. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.